चलिए तो देखिए स्टार्ट करें हम लोग विद हेलोजन फैमिली। तो हेलोजन फैमिली आप जानते हो आपके पास मेनली जो एलिमेंट्स होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन होता है। तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जो आपसे पूछी जा सकती है। तो देखिए फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। जनरल कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप का क्या होगा? NS2NP5। ठीक है, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक और इलेक्ट्रॉन गेन करके ये इन जनरल कौन सी स्टेट शो करते हैं? -1। तो फ्लोरीन हमेशा कौन सी स्टेट शो करता है? -1। बाकी सारे -1 के अलावा +1, +2, +3, +5, +7 ये सारी स्टेट शो कर सकते हैं। ठीक है ना, +1 +3 होता है, +2 रेयरली कम होती है। तो ऑड स्टेट्स इनकी ज़्यादा चलती हैं, सो +3, +5, +7 ये स्टेट्स क्या कर सकते हैं? शो कर सकते हैं। दो ऑर्डर आपको यहाँ पर ध्यान रखने चाहिए। एक तो होता है बॉन्ड एनर्जी का। तो बॉन्ड एनर्जी का अगर आप ऑर्डर देखो तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होती है Cl2 बॉन्ड की, फिर होती है Br2, फिर होता है F2 और फिर होता है I2। देखने पर लग रहा है कि फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन साइज में क्या है? सबसे छोटा है। तो अगर फ्लोरीन साइज में सबसे छोटा है तो देखो बॉन्ड की लेंथ क्या होगी? सबसे कम। बॉन्ड की लेंथ सबसे कम है तो बताओ बॉन्ड की एनर्जी क्या होनी चाहिए? सबसे ज्यादा। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, फ्लोरीन के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्योंकि छोटे साइज की वजह से बॉन्ड लेंथ कम होगी, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन क्या होगा? ज्यादा। तो रिपल्शन की वजह से क्या होता है? इसकी बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होती है। इसलिए ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। इन जनरल बॉन्ड लेंथ बढ़ने पर बॉन्ड एनर्जी कम होती है, पर यहां पर बॉन्ड लेंथ बढ़ने पर बॉन्ड एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है। दूसरी चीज हम यहां पर देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। सबसे स्ट्रॉन्ग होता है फ्लोरीन, फिर कौन होता है? क्लोरीन, फिर कौन होता है? ब्रोमीन और फिर कौन होता है? आयोडीन। उसके अलावा आपको इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर भी पता होना चाहिए। बताओ सबसे ज्यादा कौन होता है? क्लोरीन, फिर कौन होता है? फ्लोरीन, फिर कौन होगा? ब्रोमीन, फिर होता है आयोडीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है पूरी पीरियडिक टेबल में सबसे ज्यादा, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी पीरियडिक टेबल में क्या होती है? सबसे ज्यादा। चलिए इन कॉमन प्रॉपर्टीज के बाद हम कंपाउंड्स की बात करते हैं। तो फ्लोरीन के एज सच कोई बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स या यूजेस नहीं है। मेनली हमको बात करनी है क्लोरीन के बारे में। ठीक है, तो अगर हम क्लोरीन गैस की बात करें, क्लोरीन तो ये एक पेल ग्रीन गैस होती है, बहुत ही लाइट ग्रीन का कलर होता है। तो कलर से ध्यान रखना, पेल ग्रीन गैस है। इसके प्रिपरेशन का एक मेथड उसका हम बोलते हैं डेकन्स प्रोसेस। डेकन्स प्रोसेस तो नेम्ड रिएक्शन है, बस इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, हम HCl का ऑक्सीडेशन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2 एज कैटलिस्ट। तो आपको क्या मिलती है? क्लोरीन प्लस H2O। तो आप रिएक्शन को बैलेंस कर लो, 4HCl प्लस 2H2O। तो ये आपकी रिएक्शन, इसको हम डेकन्स प्रोसेस बोलते हैं। उसके अलावा MnO2, ठीक है, इसको ये और होती है पायरोलुसाइट। क्या नाम होता है इसका? तो इस पायरोलुसाइट और को जब आप HCl के साथ रिएक्ट करवाते हो तब भी आपको क्या मिलता है? MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। कहाँ पर? हाँ, वो बैलेंसिंग तो अपन कर लेंगे। MnCl2 प्लस 4HCl आएगा, इसको 2H2O कर लेना। ठीक है, तो ये प्रिपरेशन के मेथड हैं, पर जो इंपॉर्टेंट मेथड इसमें कौन सा है? एक तो ये आपका डेकन्स प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद आपकी कुछ रिएक्शंस। तो यहाँ पे होता है क्लोरीन वाटर। क्लोरीन वाटर, क्लोरीन वाटर क्या होता है? जब आप क्लोरीन को पानी में डिसॉल्व करते हो तो एक्चुअली बनाता है HOCl प्लस Cl। तो ये कौन सी क्लोरीन कहलाती है? नेसेंट क्लोरीन। और इसी की वजह से क्लोरीन वाटर कैसा नेचर रखता है? ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, और साथ में इसका एक्शन कैसा होता है? ब्लीचिंग एक्शन। तो जो ब्लीचिंग एक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है? इस
नेसेंट क्लोरीन की वजह से होता है। तो आप ये ध्यान रखना, क्लोरीन वाटर का ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर किसकी वजह से होता है? नेसेंट क्लोरीन के प्रोडक्शन की वजह से होता है। फिर देखें इसके बाद इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको करवाई थी एक रिएक्शन, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को याद नहीं होगी। प्रूव मी रॉन्ग, बिना पन्ने पलटे, लाहौल विला कुवत। एक सेकेंड। हाँ भाई, ये एक्सेस में NH4Cl प्लस H2O plus NO2 N2 और Cl2 एक्सेस में तो वेरी गुड, यू हैव प्रूव्ड मी रॉन्ग। ठीक है, Br2 भी यही रिएक्शन शो करता है, लेकिन I2 Br2 ये रिएक्शन शो करता है, ऊपर वाली शोज सेम रिएक्शन, लेकिन I2 था ना, I2 फॉर्म्स अ माइल्ड एक्सप्लोसिव which is NH3.Ni3, जो कि डीकंपोज होकर क्या बनाता है? N2। तो ये आप ध्यान रखना, अगर आप NH3 की रिएक्शन I2 के साथ करवाओगे तो पहले आपके पास एक माइल्ड एक्सप्लोसिव बनता है which is NH3.Ni3। छोटी सी रिएक्शन है, आपको इसको ध्यान रखना होगा। उसके अलावा देखें रिएक्शन विद वाटर, एंड एल्कली, ये रिएक्शन भी हम पहले पढ़ चुके हैं, मुझे पूरी उम्मीद है लेकिन आपसे, हाँ, क्योंकि मैंने आपको रेडॉक्स में ही पढ़ाई थी। कोई भी हेलोजन ले लो, उसकी रिएक्शन NaOH से करवाओ, ठीक है? तो अगर NaOH कंसंट्रेटेड है या फिर NaOH डाइल्यूट है, उसके हिसाब से आपके प्रोडक्ट बनते हैं। या वाटर से भी करवाओगे तो वहां पर भी रिएक्शन होती है X2 प्लस H2O। तो ध्यान के ये हेलोजेंस जो है वो कौन कौन हो सकती है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक्चुअली आयोडीन की तो बहुत कम टेंडेंसी होती है, क्लोरीन ब्रोमीन मेनली इस रिएक्शन को शो करते हैं। तो अगर आपके पास कंसंट्रेटेड NaOH है तो ये बनाएगा NaX प्लस NaXO3। ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? ऐसे ही यहां पर अगर करवाओगे डाइल्यूट के साथ तो बनाएगा NaX प्लस NaOX। ये भी एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो हेलोजेंस बेसिक मीडियम में क्या होते हैं? डिस्प्रपोर्शनेट। यहां देख हेलोजन कौन सी स्टेट में था? 0 से कहा गया -1 और +5। -1 और +1 दोनों ही क्या है? आपकी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। मतलब अगर आपने NaOH की रिएक्शन Cl2 के साथ करवाई कंसंट्रेटेड, तो आपको NaCl प्लस साथ में क्या मिलेगा? NaClO3 कर सकते हैं। वाटर के साथ भी हेलोजन डिस्प्रपोर्शनेट होते हैं और ये बनाते हैं HX प्लस HOX। ये हेलोजन एसिड है, ये HOX है, ये आपका हाइपोहेलस एसिड होता है। क्या होता है? हाइपोहेलस एसिड। बताऊंगा इनके बारे में मैं आपको। यहां पर भी हेलोजन कौन कौन सी हो सकती है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं फ्लोरीन ये रिएक्शन शो, सो फ्लोरीन क्यों नहीं करता है? फ्लोरीन खुद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो बीइंग अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेज NaOH2O2। तो इसलिए फ्लोरीन खुद डिस्प्रपोर्शनेट नहीं होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये इसको बदलेगा NaF प्लस O2 प्लस H2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना। जो आपकी हेलोजेंस होती हैं वो बेस की प्रेजेंस में, एल्कली की प्रेजेंस में क्या होती हैं? डिस्प्रपोर्शनेट होती हैं। चलिए कॉपी करें इसको। उसके बाद देखिए एक और रिएक्शन, ये रिएक्शन मैं आपको पढ़ा चुका हूं और मुझे आपसे पूरी उम्मीद है। क्या तो बता दो।
Cl2 की रिएक्शन विद CaOH होल ट्वाइस, बता दोगे आप, मुझे पता है क्या बनता है। हाँ, ब्लीचिंग पाउडर नहीं, सॉरी, CaCl2 प्लस, और ये क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर। सही है। और कुछ इसके बारे में, व्हाट इज द एक्चुअल कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। लाहौल विला कुव्वत, ये क्या पूछ लिया, डॉट, हाँ डॉट तो आता है उसमें। कोई बात नहीं, मत बताओ H2O कितना मोल होता है, जरूरत भी नहीं है। हाँ नहीं, सरेंडर। चलिए, CaOH होल ट्वाइस डॉट CaCl2 डॉट CaOCl ट्वाइस डॉट XH2O। कुछ भी नहीं है, ये तो है ही। देखो जो दिख रहे हैं वो तो दो लिख ही दो, बस OCl2 की जगह OCl होल ट्वाइस होता है ये, और साथ में एक CH। कभी नहीं पूछा गया, पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और ये NCERT में गिवन भी है, मैं वो कई बार बोल चुका हूँ। कहाँ होती है, बहुत गहराई से ढूंढनी पड़ती है, ऐसे नहीं मिलती है। वो काम मैंने कर दिया आपके लिए, आप तो फोकस करो बस इनके ऊपर। ठीक है, फिर देखिए एक टेस्ट होता है, टेस्ट फॉर Cl माइनस आयंस, इसको हम क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट बोलते हैं। मैं आपको यहां इसलिए पढ़ा रहा हूं, मैं इसको डी ब्लॉक में दोबारा पढ़ाऊंगा आपको इसलिए। तो इसमें क्या होता है, एक सोल्यूशन होता है Cl माइनस का, उसके अंदर आप ऐड करते हो K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, और फिर उसमें ऐड करते हो कंसंट्रेटेड H2SO4। इससे आपको एक गैस मिलती है CrO2Cl2, रेड ब्राउन वेपर्स होती है इनकी, इसको हम बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड गैस। क्या बोलते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड गैस। इसको अगर आप NaOH से पास कर दो तो आपको Na2CrO4 का एक येलो सोल्यूशन मिलता है। क्या मिलता है, येलो सोल्यूशन, ठीक है। और इसमें अगर आप Pb2+ पास कर दो तो आपको PbCrO4 का एक येलो PBT मिल जाता है, ठीक है। उसके अलावा एक टेस्ट होता है, उसे हम बोलते हैं लेयर टेस्ट। हो सकता है बाय चांस आपके कहीं काम में आ जाए। इसमें क्या होता है, हम हेलोजन लेते हैं और उसको CS2 या फिर CCl4 के सोल्यूशन में पास करते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन हेलोजन आपको लेयर मिलती है अलग अलग कलर की। अगर आपने Cl2 गैस पास की तो आपको एक येलो कलर की लेयर मिलती है। Br2 के प्रेजेंस में आपको एक ब्राउन लेयर मिलती है, और I2 की प्रेजेंस में आपको एक वॉयलेट कलर की लेयर मिलती है। और तीनों लेयर तीनों हेलोजेंस की प्रेजेंस को दिखाती है, ठीक है। तो एक क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को आइडेंटिफाई करने का क्या होता है, एक लेयर टेस्ट होता है। CCl4 CH2 या फिर क्लोरोफॉर्म के अंदर आप इन गैसेस को पास करते हो, तो जैसी गैस होगी उसके हिसाब से कलर्ड लेयर आपको मिलेगी और आप उस गैस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। चलिए, हेलोजेंस की इन प्रॉपर्टीज को देखने के बाद, ये क्लोरीन की मेन प्रॉपर्टीज हैं। फिर आप बात कर रहे हैं हेलोजन एसिड्स के बारे में। तो देखो, हेलोजन के दो एसिड्स होते हैं, एक तो हाइड्रा एसिड्स होते हैं और एक आपके ऑक्सी एसिड्स होते हैं। तो ये तो हो गए HX टाइप के। इसमें कौन कौन आ गया, HF, HCl, HBr एंड HI। बताओ इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होता है, HI, फिर कौन होता है HBr, फिर कौन होता है HCl और फिर कौन होता है HF। तो इसका आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि यहां पर क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाने पर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है तो H+ देने की प्रॉपर्टी क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखना। बाकी तो रिएक्शंस तो ऐसे जिनको इंपॉर्टेंट है नहीं हाइड्रा एसिड्स के बारे में।
ठीक है। ऑक्सीजन में आपको मिलवा दूं तो मैं क्लोरीन का एग्जांपल लेकर चल रहा हूं, HClO, HClO2, HClO3 एंड HClO4, ठीक है। तो HClO को हम बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। देखो यहां क्लोरीन +1 स्टेट में है, यहां +3 में है, यहां +5 में है, यहां +7 में। +3 +5 कॉमन स्टेट होती है, तो ये हो गया पास क्लोरस एसिड। क्या हो गया? क्लोरस एसिड। इसको हम बोलते हैं क्लोरिक, और ये हो जाएगा परक्लोरिक। कॉमन स्टेट से भी एक ज्यादा स्टेट आ गई है, तो हम कौन सा प्रीफिक्स सफिक्स लगाते हैं? पर सफिक्स यहां पर लगाते हैं, प्रीफिक्स यहां पर लगाते हैं, ठीक है। तो ये हैलोजन के एसिड्स हैं। उसके अलावा आपको एक और चीज यहां पर थोड़ी सी ध्यान रखनी है, दैट इज स्यूडो हैलोजेंस। क्या होता है? यही लिख लेता हूं, स्यूडो हैलोजेंस। तो स्यूडो हैलोजेंस क्या होते हैं? इनकी प्रॉपर्टी हैलोजेंस की तरह होती है। तो कुछ कंपाउंड्स हैं, लाइक साइनोजन हो गया CN2, लाइक SCN2, ये सब क्या होते हैं? स्यूडो हैलोजन की कैटेगरी के अंदर आते हैं। एक्चुअली इनके जो आयंस होते हैं CN-, SCN-, उनकी प्रॉपर्टी हैलाइड आयंस F-, Cl-, Br- से बहुत रिजेंबल करती है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्यूडो हैलोजेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर आप इसे कॉपी करो, फिर अपना एक और छोटा टॉपिक बचता है जिन्हें हम बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं? इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। उनके बारे में और बात कर लेते हैं, बाकी और कुछ है नहीं इसके अंदर। देखो एक ने अब इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी याद रख लेना, वो तो आसान है, आप बता सकते हो। बताओ HF में क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका सबसे ज्यादा होगा, फिर बाकी सब में मॉलिक्यूलर मास आएगा, तो फिर कौन आ जाएगा? HI, फिर आएगा HBr, और फिर कौन होगा? HCl। दूसरा, यहाँ एक ध्यान रखना, ये NCERT में एक टेबल दी हुई है, आप उसका डेटा है ये, ठीक है। जो आपके हाइपोक्लोरिक एसिड है ना, ये वाले सबके एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं टेबल से बनाता हूँ, एक काम करता हूँ, या टेबल की जगह यहाँ लिख लेते हैं कि HOF, HOCl, HOBr और HOI सभी के लिए एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये सिर्फ HClO2 ही एग्जिस्ट करता है और किसी का भी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। फ्लोरीन के लिए ओनली HOF एग्जिस्ट करता है, बाकी और कोई भी नहीं करता। ये बाकी सब एग्जिस्ट करते हैं। या एक काम करो, मैं एक्सट्रैक्ट, चलो पहले तो यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ HBrO3 भी बनता है और HiO3 भी बनता है। सिमिलरली HBrO4 भी बनता है और HiO4 भी बनता है। F के लिए ओनली HOF एग्जिस्ट करता है, और ये वाले में सिर्फ HClO2 एग्जिस्ट करता है। HBrO2, HiO2 और HFO2 एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो लिख देना आप चाहो तो HBrO2 एंड HiO2 डू नॉट एग्जिस्ट। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फ्लोरीन का सिर्फ एक ऑक्सो एसिड एग्जिस्ट करता है, HOF। ब्रोमीन और आयोडीन का +3 वाला एग्जिस्ट नहीं करता, यानी HBrO2। बाकी सारे क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। दो चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है ना, फ्लोरीन का HOF एग्जिस्ट करता है और ब्रोमीन आयोडीन का HBrO2 एग्जिस्ट नहीं करता है, बाकी सारे एग्जिस्ट करते हैं। चलिए उसके बाद आपके पास आते हैं कंपाउंड्स, इनको हम बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं? इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो देखिए इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, नाम से पता लग रहा है। जैसे ClF3, जैसे क्या हो गया IF7, जैसे BrCl3। तो ये इस तरह के आपके इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं। आप देखें जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं उनमें क्या है, दो अलग अलग तरह के हैलोजन हैं। फ्लोरीन ज्यादा टाइट से पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पहली चीज, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन नॉर्मल हैलोजेंस। यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन F2Cl2 Br2 I2 से कंपेयर करें तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं? ज्यादा रिएक्टिव, क्योंकि उनके अंदर ऐसी बॉन्ड पोलैरिटी क्रिएट होती है। दूसरी चीज होती है इनका हाइड्रोलिसिस, सबसे मेन रिएक्शन यही होती है।
तो बड़ा ही आसान है हाइड्रोलिसिस में। मान लो आपके पास दो हेलोजन है, X और X डैश। X डैश मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बता, उस पर पार्शियल नेगेटिव आएगा। ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से पार्शियल पॉजिटिव आएगा। वाटर के भी दो कंपोनेंट होते हैं, HOH, OH नेगेटिव, H पॉजिटिव। नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के साथ। तो जब भी इनका हाइड्रोलिसिस होगा तो जो ज्यादा वाला है वो कनेक्ट होगा H से, यानी उसके पास H प्लस जाएगा, और जो कम वाला है वो किससे कनेक्ट होगा, OH से। और ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज, जैसे ClF3 का हाइड्रोलिसिस हो तो हो, क्या फर्क पड़ता है, क्लोरीन पे पार्शियल पॉजिटिव, फ्लोरीन पे नेगेटिव, तो फ्लोरीन तो बनाएगा HF, और उसके साथ उतने ही कितने 3 OH जोड़ दो तो क्या बना लेगा वो आपका HClO3। समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप? तो ऑक्सीजन नंबर देखो, क्लोरीन का यहां पर भी कितना था, +3, तो HClO2 बनेगा, सॉरी +3। समझ पा रहे हैं? बताओ BrCl3 का हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बनेगा? तो चलो BrF5 ले लेते हैं हाइड्रोलिसिस, बताओ क्या बनेगा, HF प्लस HbRO3। कर सकते हैं? कोई डाउट? ये थी आपकी हेलोजन फैमिली और उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, इंफॉर्मेशन और रिएक्शंस। तो ये जो रिएक्शन आपको दिख रही है क्लोरीन की, ये इंपॉर्टेंट है। NH3 के साथ रिएक्शन, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन, और ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। इसको तो हम डी ब्लॉक में खैर दोबारा पढ़ेंगे, तब इनके बारे में और बात कर लेंगे। चलिए कॉपी करें इनको, फिर स्टार्ट करते हैं विद नोबल गैसेस। चलिए देखिए नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में क्या क्या आपको ध्यान रखना है? तो नोबल गैसेस को जानते तो आप सभी हो, कौन कौन है? ईना, नीना, चलो इधर लेते हैं, ईना, नीना और करीना की जेरोक्स रानी। जनरल कॉन्फिडेंस क्या होता है? NH2 NP6 एक्सेप्ट हीलियम, इसका होता है 1s2। ठीक है, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्स्टेंट 1s2 है। 1s ऑर्बिटल न्यूक्लियस सबसे ज्यादा पास होता है, इसलिए हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी एक्सेप्शनली क्या होती है, हाई। सबसे ज्यादा एनर्जी होती है आयनाइजेशन एनर्जी। दूसरा, हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ओनली 4.2 केल्विन, दैट मीन्स -268.8। ये इसका क्या होता है, डिग्री सेल्सियस, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, उसके अलावा मेनली आप देखें यहां पर एक ही गैस है जो कंपाउंड बनाती है, दैट इज कंपाउंड्स ऑफ ज़ीनॉन आर मेनली फॉर्म्ड विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। रीजन आपके सामने है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन पीरियड टेबल के दो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करके स्टेबलाइज करती है, और फ्लोरीन अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या कर सकता है, नोबल गैसेस से भी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर सकता है, इसलिए यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो देखें ज़ीनॉन के अलग अलग कंपाउंड होते हैं, 21, 15, 120 याद रखें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, Xc और F2 को अगर आप 2:1 के रेशियो में लोगे तब तो आपके पास XeF2 बनता है। Xc और F2 को अगर आप 1:5 के रेशियो में लोगे तो XeF4 बनता है, और Xc और F2 को अगर आप 1:20 के रेशियो में लोगे तो आपके पास XeF6 बनता है। तीनों के टेम्परेचर अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये 673 केल्विन के आसपास होता है, ये 873 केल्विन के पास, और ये होता है 573 केल्विन। तो टेम्परेचर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, रेशियोज पूछ सकता है, आज तक तो कभी पूछे नहीं गए हैं, बट बाई चांस पूछ ले तो पूछ ले। 21, 15, 120 इस ऑर्डर में आप याद रख सकते हो। 21 यानी 2:1, 1:5 एंड 1:20, 246, मतलब वो तो ऑर्डर वही चलने वाला है। ठीक है, तो एक तो इनका प्रिपरेशन, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट इनकी रिएक्शंस होती हैं वो होती है हाइड्रोलिसिस ऑफ ज़ीनॉन फ्लोराइड्स। देखो जनरली हमें ज़ीनॉन फ्लोराइड्स के हाइड्रोलिसिस रटने होते हैं, बट मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूं, उससे आप रटोगे नहीं। ठीक है ना, ध्यान देना, यहां पर ये ज़ीनॉन +2 स्टेट में है, यहां +4 में है, यहां +6 में है। ज़ीनॉन के जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, ऑक्साइड्स +2 वाला,
+2 वाला ऑक्साइड और +4 वाला ऑक्साइड हमेशा क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक है, ये दोनों ही अनस्टेबल होते हैं और ये टूटता है Xe+O2 में और ये टूटता है Xe+XeO3 में। ये डिस्प्रोपोर्शनेट होगा 0 और +6 के अंदर। इसमें चलता है +2 और +6 में। हाँ, तो +2 फिर जाएगा 0 में, तो ये जाएगा 0 और +6 के अंदर क्या होता है, ये आपका ब्रेक होता है। ठीक है, छः +4 डिस्प्रोपोर्शनेट होगा, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होगा ना +2। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखना, इस तरह से डिस्प्रोपोर्शनेट होता है। अब इसी रूल को हम फॉलो करेंगे। देखो चलो बात करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF2। ध्यान से देखना। सो हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF2, इसमें क्या होगा, XeF2 जब वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस होगा, तो अब आप मेरी बात सुनना, जब भी आपको ज़ीनॉन के फ्लोराइड्स का हाइड्रोलिसिस करवाना हो, 2 फ्लोरीन उड़ाकर उनकी जगह एक ऑक्सीजन रख देना। 2 फ्लोरीन की जगह 1 ऑक्सीजन, मतलब कितने फ्लोरीन है, 2। तो यहाँ पर 1 ऑक्सीजन बनेगा XeO। इनसे मैंने आपको बताया XeO खुद कैसा होता है, अनस्टेबल। तो ये टूटकर क्या बनाएगा, Xe+O2। तो ओवरऑल इसकी रिएक्शन क्या बन जाती है, XeF2 + H2O रिएक्ट करके क्या बनाएगा, Xe + ½ O2 + 2HF। दैट मीन्स XeF2 के हाइड्रोलिसिस से आपको क्या मिलेगी, ज़ीनॉन। आपको रटना नहीं पड़ेगा, 2 फ्लोरीन हटा के 1 ऑक्सीजन चिपकाना है। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, XeF4, हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF4। तो XeF4 + H2O क्या करोगे, 2 फ्लोरीन हटा के 1 ऑक्सीजन लगाओ, तो XeOF2। तो एक प्रोडक्ट इसका ये बनेगा XeOF2 प्लस साथ में क्या बन जाएगा, HF। वो आप बैलेंस कर लो, 2HF। फिर ये जो XeOF2 बना, इसको आप फिर से हाइड्रोलाइज करवाओ, तो आप पास क्या बनेगा, XeOF4। मैंने बताया XeF4 खुद क्या होता है, अनस्टेबल, तो XeO2 बनेगा, 4 लिख दिया मैंने। 2F हटा के 2 लगाएंगे ना, वो 2F हटा के 1 और लगाएंगे तो XeO2। ये टूट कर क्या बनाएगा, Xe+XeO3 बनाएगा। तो ये जो है ना, ये इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस है, क्योंकि अभी एक ही हटा है, 1 F हटा है ना अभी। तो इसके पार्शियल हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट क्या होता है, XeOF2। और इसका जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा तो उससे आपको क्या मिलेगा, Xe+XeO3। तो देखो XeF4 का जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हुआ तो आपको Xe+XeO3 मिला। यहाँ ज़ीनॉन +4 में, यहाँ 0, यहाँ +6। बताओ ये कैसी रिएक्शन है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। समझ पा रहे हैं? तो XeF4 का जो हाइड्रोलिसिस होता है वो कैसी रिएक्शन होती है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। समझ में आ गया? ये पार्ट हो गया आपका। बोला मिटाऊं, वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा ना, चलो कोई नहीं, मत होने दो। फिर देखो तीसरा XeF6। अगर हम XeF6 के हाइड्रोलिसिस की बात करें तो फिर से मैंने आपको सिखाया, स्टेप वाइज चलते जाओ। XeF6 + H2O। बताओ सबसे पहले क्या करेंगे, क्या बनाएगा, XeOF4 + 2HF। फिर जो XeOF4 बना प्लस H2O क्या बन जाएगा, उससे एक और O, XeO2F2 + 2HF। और फिर एक और जो XeO2F2 बना उसकी रिएक्शन आप किससे करवाओ, H2O से। तो ये क्या बना लेगा, XeO3 + 2HF। अब बीच में कोई अनस्टेबल बना ही नहीं, बनता तो हम उसको तोड़ देते हैं। तो आप देखो ये दोनों तो कौन से हाइड्रोलिसिस हैं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। कौन से हैं,
और तीनों को ऐड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो बताओ इसके कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट क्या होगा, XeF6 प्लस कितने H2O, 3H2O। तो देखो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, आपके पास क्या बन जाएगा, XeO3 प्लस 6HF। कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इन रिएक्शंस की पूछने के चांसेस क्या होते हैं, बहुत ज्यादा। देखो फिर एक साथ ही कॉपी कर लेना, ज्यादा कुछ नहीं बचा अपने पास, सॉरी यो तो गियो। फिर एक इनकी रिएक्शन होती है विद HF। तो देखें ये चीज ध्यान रखना, बोथ XeF2 एंड XeF4 आर soluble या dissolve in HF without any reaction। ये इंपॉर्टेंट है, कभी नहीं पूछा, ये पूछ सकता है। XeF2 XeF4 HF में डिसॉल्व हो जाते हैं, उनकी कोई रिएक्शन नहीं होती, लेकिन जो आपका XeF6 है, XeF6 dissolves in HF forming XeF5 plus and HF2 minus। ठीक है, और इसकी वजह से ये जो सोल्यूशन होता है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। वो यूज होता है, ज़ेनॉन का बल्ब के अंदर यूज होता है वो। ठीक है, नोबल गैस का मेन यूज होता है इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में, और ज़ेनॉन लाइट्स और ज़ेनॉन का बल्ब के अंदर यूज में होता है। ठीक है, एक और चीज, ऑल ज़ेनॉन फ्लोराइड्स आर गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स। मतलब जिससे आप इसकी रिएक्शन करवाओगे उनके पे फ्लोरीन चिपका देगा। मतलब BCl3 है तो BCl3 रिएक्शन आप XeF4 से XeF6 से करवा दो तो उसको BF3 में कन्वर्ट कर देगा। तो एक गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स होते हैं, ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर ऑफ XeF6, केमिकल बॉन्डिंग VACP-RT लास्ट केस। इसके पास एक लोन पेयर होता है, 6 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, 6 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, 6 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। अरे कोई तो बोल दो, लाहौल बिला कुवत नहीं बोलना। तो देखें ये एक ऑक्टाहेड्रन बनता है, और बनने के बाद ये ऑक्टाहेड्रन क्या होता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें एक लोन पेयर होता है, और ये जो लोन पेयर होता है इट moves on all the 8 faces of octahedron। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रन, या फिर आप इसे कैप्ड ऑक्टाहेड्रन के नाम से भी जानते हैं। तो मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था, वापस बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लो इसको। तो XeF6 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल या फिर कैप्ड ऑक्टाहेड्रन। इसमें एक लोन पेयर होता है जो हर फेस पर घूमता रहता है, और इसे हम स्टीरियो केमिकली एक्टिव लोन पेयर बोलते हैं। स्टीरियो केमिकली एक्टिव लोन पेयर। बस ये प्रॉपर्टीज है नोबल गैसेस की जो आपको ध्यान रखनी है। यूजेस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप NCERT पर जरूर पढ़ लें, तो यूजेस जरूर पढ़ लें, कभी कभी यूजेस से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। छोटे मोटे यूजेस जैसे हीलियम है, हीलियम का इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के अंदर काम में आता है, और यहाँ तक अगर मुझे ठीक से याद है, और डेंटल सर्जरी के अंदर एनेस्थेटिक की तरह भी यूज़ करते हैं, वो इसको करते हैं या किसी और को करते हैं, मुझे एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर रहा है, बट एक बार आप यूजेस ज़रूर पढ़ लें NCERT से, कभी कभी उनके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे हैं। तो ख़त्म कर लिया अपने P ब्लॉक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और स्टार्ट करेंगे विद D ब्लॉक।